एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिनिकल क्विज सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, यानी कि पॉलिनोमिनल्स क्या होते हैं। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत सारे, ठीक है। और नोमिनल्स एक टर्म है। कौन सा टर्म है? ग्रीक भाषा से टर्म लिया गया है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे बहुपद। बहुपद, ठीक है। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमिनल्स और हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो बहुपद जो वर्ड्स मतलब हैं, इसका मतलब क्या होता है? बहुपद का मतलब तो बहुत सारे पद, बहुत सारे पद, यानी बहुत सारे टर्म। इसको हम टर्म भी कहते हैं, टर्म्स। एग्जाम्पल अभी हम देख के बताते हैं आपको। देखो लिखा हुआ जैसे 4x² प्लस में 2x प्लस में 4। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो मतलब कितने बहुत सारे पद हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं बहुपद। बहुपद के अलग अलग टर्म हैं, जैसे कि देखो एक पद है, एक पद, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 4x जैसे है, तो ये एक पद यानी कि वन टर्म, इसलिए इसको एक पद कहेंगे। द्विपद, द्विपद, दो पद हैं, इसलिए इसको कहते हैं, इसमें लिख देंगे दो टर्म्स। तो ये देखो एक और ये दो, कितने टर्म्स? दो टर्म्स हैं, इसलिए इसको कहते हैं द्विपद कहते हैं। तीसरा हो जाएगा त्रिपद। त्रिपद 3x² प्लस में 2x प्लस में 4 या 6 लिख दो। देखो यहाँ पर 1 2 3, तो कितने पद होंगे? 3 पद होंगे, यानी कि 3 टर्म है, इसलिए इसको त्रिपद कहेंगे। इसमें देखो 1 2 टर्म है, इसलिए इसको कहते हैं द्विपद कहेंगे। और इसमें देखो एक टर्म है, इसलिए इसको कहते हैं एक पद ही कहते हैं। तो ये बहुपद के अलग अलग पद हैं, मतलब अलग अलग टर्म्स मतलब हैं। और जो हमारा बहुपद मेन होता है पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स इसे बहुपद कहते हैं। इसमें सारे टर्म से आते हैं, जैसे देखो ax² प्लस में 4x प्लस में 3x, जितने भी, मतलब यहाँ पे कोई संख्या भी आप ले सकते हैं, 6 मान लीजिए, तो मतलब एक से ज़्यादा पद हैं, एक से ज़्यादा पद हैं, इसलिए इसको कहते हैं बहुपद। और मान लीजिए लिखा रहे हैं यहाँ पर 2x का पावर 4 प्लस में 6x प्लस में 4x, ये 6x प्लस में 2। तो यहाँ पे देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इस पूरे पद में सबसे ज़्यादा घात कितना है? 4 है, तो इसकी जो घात होगी वो हो जाएगी 4। मतलब अधिकतम घात कितनी है बहुपद की? तो 4 मतलब है। उसके बाद में देखो 2x जो है, तो 2 यहाँ पर एक संख्या है। 2x क्या है? एक संख्या है। और x एक चर पदी है, चर और संख्या है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अचर। इसका मतलब ये कि चर और प्लस में अचर मिलके हमारे अब क्या बन गए? बहुपद बन गए। देखो इसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है ये होता है ax प्लस में b, और इसका हाईएस्ट घात कितना है? 1 है, इसलिए इसको कहते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, क्योंकि इसका जो पावर है कितना? 1 है। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2x का पावर 1 प्लस में 6, तो घात जो है इसका 1 है, इसलिए इसको कहते हैं रेखिक बहुपद, यानी लीनियर इक्वेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख दें द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मतलब कि देखो 2x² प्लस में 6x प्लस में 9 मान लीजिए है, तो इसकी हाईएस्ट घात कितनी है? 2 है। मतलब कि चर की अधिकतम घात कितना है? तो 2 है, और अधिकतम घात 2 होने की वजह से इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। इसमें इसकी जो हाईएस्ट घात है वो 1 है, इसलिए इसको कहते हैं रेखिक बहुपद, लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर 2 घात है, तो इसलिए इसको कहते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसको कहेंगे। उसके बाद में देखो बहुपद के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि पहला हमने आपको बताया कि रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद का जो क्या नाम है कि व्यापक सूत्र होता है वो होता है ax प्लस में b, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस में 3, इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 1 हो गया।
इस प्रकार से दूसरा जो होता है वो होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तो इसका जो रेखीय समीकरण हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो ये इसका व्यापक समीकरण होगा किसका, द्विघात बहुपद का। ये लिखा हुआ 6x² प्लस में 9x प्लस में 2, ठीक है। तो इसका जो व्यापक समीकरण है वो इसकी हाईएस्ट घात 2 है और इसका व्यापक समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इसका जो फॉर्मेट हो जाएगा x का पावर 3 प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। इसका एग्जांपल अगर ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 6x का पावर 3 प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 4। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट घात इसकी कितनी है, 3 है। इसकी अगर घात की अगर हम बात करें, एकदम घात की कितनी है, 3 मतलब है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो इस तरह से मतलब सारे टर्म्स मतलब आते हैं। और द्विघात बहुपद में देखो जो a का मान होता है a = 0, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पर a का मान 0 रख देंगे तो द्विघात बहुपद ही नहीं रह जाएगा, टर्म समाप्त हो जाएंगे। इस तरह इसको यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर a का जो मान होता है वो 0 मतलब होता है। तो मोटे मोटे तौर पे हमने इसको समझ लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, यानी बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद का मतलब बहुत सारे पद यानी बहुत सारे टर्म्स। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 4x² प्लस में 2x प्लस में 4। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 पद हैं, तो मतलब कि इसलिए इसको हम कहते हैं बहुपद। 2 या 2 से अधिक होंगे तो इसलिए बहुपद हो गया। अब देखो इसमें एक पद है तो एक टर्म्स मतलब है, द्विपद मतलब इसमें 2 टर्म है, 1 और 1 ये 2, और त्रिपद में मतलब 3 टर्म है, 1 2 3। तो इसमें 3 टर्म्स हैं इसलिए इसको कहते हैं त्रिपद। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि बहुत सारे पद जिसमें हों, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पर 6x² प्लस में 4x है प्लस 3x प्लस c है। c के स्थान पे आप कोई भी संख्या भी ले सकते हैं, 2 4 c जो भी मतलब है। तो ये इसलिए हमारा बहुपद हो जाएगा। इसके हाईएस्ट घात की बात करेंगे तो अधिकतम घात कितना है, 4 है। बाकी में तो 1 1 है लेकिन इसमें 4 मतलब है। तो इसलिए इसको पावर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसकी घात जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखो 2x लिखा हमने, 2x यानी कि चर राशि है, और यहाँ पे 2 जो है एक संख्या है, और संख्या क्या होती है, अचर होती है, यानी कि चर प्लस अचर। चर और अचर मिलके क्या बन जाएंगे, हमारे एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, मतलब एक बहुपद बन जाएगा। देखो ax का पावर 1 प्लस में b, तो घात 1 होने की वजह से रैखिक बहुपद हो गया, और यहाँ पे घात 2 होने की वजह से द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पे देखो घात 3, यहाँ पे घात 3 होने की वजह से ये त्रिघात हो गया। तो कहने का मतलब ये सब ओवरऑल डिपेंड करता है घात पे, जितना घात जिसका रहेगा उस हिसाब से उसका वो नाम हो जाएगा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसको रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है कि px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो पहला सवाल हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे देखो इसको कहते हैं x अक्ष, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो यहाँ पे देखो x अक्ष पे कितने शून्यक हैं, यानी कि px का जो मान मतलब है px बराबर में। तो देखो x अक्ष पे तो कहीं टच कर ही नहीं रहा, लेकिन y अक्ष पे ये कट कर रहा है। तो इसलिए जो x अक्ष है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं कट नहीं कर रहा है। दूसरे सवाल में देखो ये है आपका y अक्ष और ये है x अक्ष। x अक्ष पे देखो अगर ये ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ जो है 2 जगह कट कर रहा है, एक y अक्ष पे कट कर रहा है और एक x अक्ष पे कट कर रहा है। तो y अक्ष को हम नहीं माने क्योंकि पूछा है हमसे px के मान, तो x अक्ष पे निकालना है। तो x अक्ष पे एक बिंदु पे कट कर रहा है, इसलिए जो इसका px वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि x पे ना एक अक्ष पे कट कर रहा है। सवाल नंबर तीसरे में देखो ये हमारा है x अक्ष, ये क्या है x अक्ष, और ये y अक्ष। तो y अक्ष पे तो केवल एक कट कर रहा है, लेकिन x अक्ष की बात करें तो x अक्ष पे 1, उसके बाद में 2 और ये 3। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो x अक्ष पे ना 1 2 3 जगह पर कट कर रहा है। तो इसलिए इसकी जो px मान होगा, जो px वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 इसका जो px मान हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी,
3 हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, देखो जहाँ पी एक्स बराबर में शून्यकों की संख्या, और इस प्रश्न में पूछा गया है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या कितनी है? पी एक्स बराबर में 3। सवाल नंबर 4 देखते हैं। देखो सवाल नंबर 4 है आपका, ये आपका है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पे देखो तो कट कर रहा है 2 जगह, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसके पी एक्स की मान की बात करेंगे, पी एक्स बराबर में इसका पी एक्स कितना होगा? तो देखो 1 और 1 ये 2, तो इसके शून्यकों की संख्या यानी पी एक्स का जो मान है वो आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं 5वां। देखो इस प्रश्न में ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पी एक्स का हमें मान निकालना है। पी एक्स मतलब कि शून्यकों की संख्या, और किस पे? एक्स पे। तो एक्स पे देखो यहाँ पे एक यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, और ये वाई अक्ष है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, वो यहाँ पर भी कट कर रहा है। लेकिन वाई को तुम्हें मानना नहीं है क्योंकि पूछा है पी एक्स की वैल्यू, नहीं एक्स अक्ष पे वैल्यू। तो एक्स अक्ष का मान पूछेंगे तो हम लिखेंगे 1 और 1 ये 2, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर देखो 6, ये आपका है वाई अक्ष, ठीक है, और ये है एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष पे तो कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? एक्स अक्ष पे, क्योंकि हमें पी एक्स निकालना है। तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी? देखो 1, 2, 3 और 4। ध्यान से देखिए, इस पे 4 जगह कट कर रहा है, 1, 2, 3 और 4। तो ये पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ये शून्यकों की संख्या, पी एक्स का जो मान होता है उसका मतलब होता है कि शून्यकों की संख्या। सवाल नंबर देखो 6। सवाल नंबर 6 में ये वाई अक्ष आपका है और ये है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पे कितने जगह कट कर रहा है? तो 1, उसके बाद में यहाँ पे 2 और इसके यहाँ पे 3। तो जो इसका पी एक्स मान होगा, पी एक्स मतलब जो बहुपद है और एक्स अक्ष पे बताना है। तो एक्स अक्ष पे कितने जगह कट कर रहा है? तो 1, 2 और 3 जगह कट कर रहा है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अब सवाल नंबर देखो यहाँ पे 8। सवाल नंबर 8 में ये आपका है वाई अक्ष और ये है आपका एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। तो यहाँ पे जो पी एक्स होगा, मतलब पी का मतलब होता है बहुपद पे जो एक्स अक्ष पे कितना मतलब इसका मान आएगा, इसके शून्यकों की संख्या। तो देखेंगे यहाँ पर एक जगह कट कर रहा है, ये 2 हो गया, 3 हो गया और 4। तो एक्स अक्ष पे जो कट कर रहा है 1, 2, 3, 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो इसका जो शून्यकों की संख्या होगी 4 हो जाएगी। प्रतिच्छेद, कट करने का मतलब कि प्रतिच्छेद कर रहा है, और किस पे? एक्स अक्ष पे। वाई अक्ष पे तो केवल 1 कर रहा है, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूछ रहा है पी एक्स। यहाँ पे अगर पी वाई पूछता तब हम बताते। सवाल नंबर देखो 9 में ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे देखो तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है, यानी कि जो इसका पी एक्स वैल्यू होगा, पी एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सवाल नंबर 10 देखो। सवाल नंबर 10 में देखो ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है। तो देखो एक्स अक्ष पे जो कट कर रहा है वो 1 और ये 2 जगह कट कर रहा है। तो जो इसका पी एक्स मान होगा, पी एक्स मतलब कि शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 और 1 ये 2, ये इसका हो गया 2, इस तरह से। और यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है पी एक्स बराबर में शून्यकों की संख्या, मतलब कि जितना सवाल नंबर 10 है टोटल, तो इसमें जो भी हम मान निकालें इसे पी एक्स निकालें, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। इस ग्राफ में अगर ग्राफ को देख कर बताया जाएगा तो इस शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। इस ग्राफ में देखो शून्यकों की संख्या कितनी है? तो 2 है। सवाल नंबर 5 में देखो पी एक्स बराबर में जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे देखो 1 और 2 जगह कट कर रहा है, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसको शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सवाल नंबर देखो 6 में ये आपका एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष में 1, 2, 3, 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस सवाल में देखो 1, 2, 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष पे 3 टाइम्स प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 टाइम्स कट कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखो इसमें 1, 2, 3, 4 यानी एक्स अक्ष पे 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए पी एक्स जो है यानी शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 हमारी हो गई। उसके बाद में दूसरे वाले में देखो ये सवाल नंबर 9 में एक्स अक्ष पे देखो तो 1 और 2 जगह कट कर रहा है ना, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो 10 में तो 1 और 2 यानी एक्स अक्ष पे 2 जो शून्यकों की संख्या है कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 2 जगह कट कर रहा है, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस तरह से है। और ये आपको याद रखना है कि पी एक्स बराबर में शून्यकों की संख्या। इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 2, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध बताना है। तो इसका जो मतलब मेन बेसिक फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं इसको कहते हैं व्यापक समीकरण। ये व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर, यह है व्यापक समीकरण, इसका व्यापक रूप होता है। यहाँ पे देख लीजिए, देखो x² का गुणांक क्या होता है, a होता है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो x² मतलब जो x के आगे लिखा हुआ है x², तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, a है। और यहाँ पे देखो x का गुणांक यानी कि b है, यानी कि इससे हम कह सकते हैं देखो b मल्टीप्लाई में x है, मतलब x का जो गुणांक यहाँ पर क्या है, b है। और अचर पद क्या होता है, c होता है। तो c को हम क्या कहते हैं, अचर पद, यानी कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म यानी कि 4 हो गया या 6 हो गया, कोई भी संख्या हम इस पर लिख सकते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट मतलब होता है। अब ये फार्मूला पूछाता है कि शून्यकों का योगफल, ठीक है, कि शून्यक का योगफल होगा क्या होगा, तो इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस में बीटा। शून्यकों का योगफल को हम लिखते हैं अल्फा प्लस में बीटा। ये अल्फा एक प्रतीक है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, यानी कि इसका गुणांक लेंगे और फिर इसको बटे में करेंगे, मानी -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो इसको क्या लिखते हैं, देखो -x का गुणांक यानी कि देखो x का गुणांक क्या है, b है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b, बटा लगाएंगे। और x² का गुणांक, तो x² के गुणांक को हम a लिखते हैं। देखो यहाँ पे x² का जो गुणांक है वो क्या है, a है, तो हम यहाँ पर बटे में a लिखेंगे। अब यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर भी हम ऐसे माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ये मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस में b बटे में a, यानी कि जब भी हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b बटे a, मानी -b का गुणांक और बटे में a x² यानी कि x का गुणांक लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में देखो दूसरा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यक मतलब कि यहाँ पे अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। और देखो शून्यकों का गुणांक कह रहे हैं, तो शून्य का गुणांक क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे में क्या, x² का गुणांक, x² का गुणांक। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, अचर पद बटे में x², तो अचर पद को हम किससे व्यक्त करते हैं, c से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, c, और बटे में x² को किससे प्रेजेंट करते हैं, a से प्रेजेंट करते हैं, तो बटे में क्या लिख सकते हैं, a। यानी कि जो आपका निकलेगा ये फार्मूला शून्यकों का गुणनफल वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, c बटे में a। इस फार्मूले से हम सवाल सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणनफल में संबंध, अगर संबंध पूछा जाएगा तो आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या लिखना है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, -b बटे में, और पूछा जाएगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, c बटे ये। और इसको अगर इस तरह से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, और ये अचर पद क्या मतलब ये c ही है, ठीक है, और x² का गुणांक मतलब कि ये a है। यहाँ पे देखो -x का गुणांक, तो -x यानी कि ये b आपका है, और x² का गुणांक मतलब कि a है आपका। तो ये जो फार्मूला निकल के आया है अल्फा प्लस बीटा मानी 20 बटे ये इसी गुणांक से ये इसको हम निकाले हैं। और यहाँ पे c बटे a जो है वो अल्फा इंटू बीटा यानी c बटे ये इससे निकाले हैं। इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के
बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है और इनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। मतलब इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है और उनका जांच करना है। तो देखो हमने सवाल को पहले से लिख लिया है, लिखा हुआ है x² + 7x + 10। तो इसका हम करेंगे गुणनखंड। सवाल ये कह रहा है कि देखो x² को अगर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10x² और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7x, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7x। तो गुणनखंड कर देते हैं। देखो 2x प्लस में 5x, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा। 2x प्लस 5x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से तो कितना आ जाएगा 10x²। ठीक है, यहाँ पर भी एक पावर है, यहाँ पर भी एक पावर है, तो पावर जुड़ जाता है तो कितना आ जाएगा 10x²। और तो जोड़ने गुणा करने पर 10x² आएगा और जोड़ने पर कितना आएगा 7x। तो इस तरह से इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10। ठीक है, हमने इसका गुणनखंड कर दिया है। अब लेंगे कॉमन दोनों में। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों बराबर डिविजिबल हो जाए, दोनों बराबर भाग हो जाए। तो दोनों में देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस में 2, ठीक, और प्लस लगाएंगे। दोनों में इसमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर x लेकिन यहाँ पर x नहीं है, लेकिन हम 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 5 से ये 10 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में 2, 2 5 जा 10। एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखो x को अगर x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये हमने कॉमन ले लिया है। उसके बाद में देखो जो समान है उसको एक कोष्टक में लिखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x प्लस में 2, और जो हमने कॉमन लिया है उसको दूसरे कोष्टक में लिखेंगे यानी कि x प्लस में 5। ये अब क्या करेंगे, इसका हम जीरो निकालेंगे तो लिखेंगे x प्लस में 2 बराबर में 0। ठीक, इसको हमने 0 के बराबर में कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर में ये हो जाएगा -2, प्लस यहाँ पे है तो बराबर के इस पक्ष में आता है तो माइनस हो जाता है, और इसी को कहते हैं अल्फा, यानी अल्फा का मान कितना आ गया -2 आ गया। उसके बाद में देखो ये तो हमने x का मान निकाला है। उसके बाद में दूसरे पद को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस में 5 बराबर में 0। ठीक है, उसके बाद में देखो x को रोक लेंगे तो ये हो जाएगा -5, यानी कि ये आपका आ गया बीटा का मान, दूसरा पद है इसलिए इसको हम बीटा कहेंगे। तो एक अल्फा का मान आ गया, दूसरा बीटा का मान आ गया। तो हमने तो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद में हम चेक करेंगे यानी कि जाँच करेंगे। तो यहीं पर लिखेंगे जाँच कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर इसका गुणांक निकालें तो x² गुणांक मतलब a कितना है ओन हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक मान आता है। और अगर b का वैल्यू निकालें, ये जो x का गुणांक है वो b है, b का वैल्यू कितना है 7 है, और c का मान अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। अल्फ़ा का मान आया है, अल्फ़ा का मान कितना है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, फिर ऐसे प्लस लगा देंगे। बीटा का मान देखेंगे तो बीटा का मान कितना है -5, तो -5 ऐसे ही लिख देंगे, बराबर लगाएंगे। अब देखो माइनस लिखेंगे और b का मान कितना है, ये b का मान कितना है 7। यहाँ पर देख लो b का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना है b यानी 7, तो ये हो जाएगा 7/1 हो जाएगा क्योंकि a का मान जो है वो 1 है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में ये प्लस में, तो इनका गुणा होगा तो ये हो जाएगा -5 बराबर में -7/1 माने कुछ भी नहीं। अब देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो चिन्ह माइनस का लगेगा लेकिन इनको हम जोड़ लेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा बराबर में 7। तो इस तरह से इसकी सत्यता की जाँच होगी, यानी कि हमें अभी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकला है। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे, ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल और ये हो जाएगा मूलों का योगफल, तो ये हो जाएगा c/a। अब अल्फ़ा का मान कितना है, तो ये -2, तो -2 फिर गुणा लगाएंगे, और बीटा का मान कितना है -5, तो -5 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। c का मान कितना आया है 10 है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 10,
बटे में ए का मान कितना है तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। थोड़ा और सोल्व करेंगे, देखो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो हो जाएगा प्लस, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 बराबर में 10, यानी दोनों तरफ कितना आ गया 10 आ गया। तो इससे हमारे सवाल की सत्यता की जांच हो गई। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो प्रश्न ये कह रहा है कि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब इसके शून्यक निकालना है। तो देखो एक शून्यक ये आया अल्फा का मान, दूसरा शून्यक आया बीटा का मान, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को ज्ञात करना है। तो संबंध हमने ज्ञात कर दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ये, और अल्फा का मान हमने रखा और बीटा का मान रखा, और ए माइनस बी का मान देखो यहाँ पर ये जो इसका मान है ये यहाँ पर आगे ए होता है तो -1 हो जाएगा, बी का मान 7 हो जाएगा और सी का मान 10 हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों का मान हमने निकाल लिया, उसको हम वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए हैं। ऐसे अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं सी बटे ये, तो अल्फा का मान रखे हैं, बीटा का मान रखे हैं और सी का मान रखे हैं, ए का मान सोल्व कर लिए हैं। इसका हमने गुणनखंड किया है, गुणा करने पर 10 आना चाहिए x² और जोड़ने पर 7, तो x² + 2x + 5, तो 5 2 = 10 और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा बराबर में 10। दोनों में हमने देखा कि x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए, तो x + 2 हो गया। इसमें हमने 5 कॉमन लिया तो x + 2 हो गया। देखे दोनों बराबर है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दिए और इसको दोनों को एक ब्रैकेट में, इसको हमने 0 के बराबर कर दिया, यानी x + 2 को 0 के बराबर किए। अब x बराबर में -2, देखिए प्लस जो होता है बराबर के इस पक्ष में जाता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस है तो प्लस हो जाता है। कोई चीज़ अगर गुणे में लिखा हुआ है तो ये डिवीजन में हो जाता है, और कोई चीज़ डिवीजन में है तो इसी का उल्टा गुणे में हो जाता है। तो ये नियम आपको बेसिक जो नियम है इसको आना चाहिए, इसी से पक्षांतर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मान निकाले, यानी कि अल्फा का मान निकाला, बीटा का मान, और ये सवाल इस तरह से हमारा सोल्व हो गया। इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि x² - 3 के शून्यक ज्ञात करना है। शून्य का मतलब कि अल्फा और बीटा का मान निकालना है और इनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो अगर इसको सोल्व करना तो लिखेंगे हम x² - 3 बराबर में 0, ठीक है। तो इसको हम समीकरण के रूप में लिख दिए। उसके बाद में देखो x² ऐसे लिखा रहने देंगे और 3 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा +3। अभी स्क्वायर को इधर अगर हम भेजेंगे तो लिखेंगे x बराबर में ये रूट में चला जाएगा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर जो है इधर चला गया और यहाँ पर लग जाएगा प्लस और माइनस। स्क्वायर कभी भी जब बराबर के पक्ष में आता है तो रूट में बन जाता है, अर्थात जो x का मान आया 2 मान आया, एक प्लस का मान आया, यानी कि लिखेंगे हम x बराबर में प्लस में √3 और दूसरा x बराबर में माइनस में √3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अल्फ़ा का मान है। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर में प्लस का √3 और बीटा बराबर में इस तरह से लिख लेंगे, तो अलग ये इधर लिख देते हैं। देखो अल्फ़ा बराबर में हो जाएगा प्लस का √3 और बीटा बराबर में हो जाएगा माइनस का √3। ये अल्फ़ा और बीटा का मान सोल्व हो गया। अब इसको हम जांच करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर में क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और बराबर में होता है माइनस का b बटे में a, ठीक है। ये फार्मूला हमने निकाला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है -b बटे a। अल्फ़ा का मान रखेंगे तो अल्फ़ा का मान कितना है रूट में है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस √3 प्लस लगाएंगे और बीटा का मान कितना है माइनस में √3, तो ऐसे लिखेंगे -√3 बराबर में -b का मान निकाल लेंगे इस सवाल से। तो इस सवाल में तो b का मान तो 0 है, क्योंकि देखो ये c का वैल्यू है, ये a का मान है, तो b जो है वो तो 0 हो गया, बटे में a का मान तो केवल 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे √3 प्लस में है और ये प्लस माइनस हो जाएगा बराबर में 0, तो ये तो कट जाएगा, यानी कि 0 बराबर में 0 आएगा। तो इस तरह से सत्यता की जांच हो गई। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है
अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर में क्या होता है सी बटे में ए। अल्फ़ा का मान रखेंगे तो अल्फ़ा का मान क्या है प्लस में √3, तो लिखेंगे ऐसे प्लस में √3 और मल्टीप्लाई लगाएंगे। बीटा का मान कितना है माइनस में √3, तो माइनस में √3 ऐसे लिखेंगे बराबर में सी का मान, तो सी का मान देखो ये सी का मान कितना है -3, यहाँ पर लिख दो सी का मान जो है -3 आया है। तो सी का मान -3 बटे में ए का मान कितना है तो 1 है, इसका गुणांक कितना है 1 है। इस तरह से अब देखो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और रूट को रूट से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर में माइनस का √3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि 3 बराबर में 3 आ जाएगा। इसको थोड़ा चेक करके देख लीजिए। देखो √3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 के साथ में तो ये 3 आता है, क्योंकि पूरा रूट लगाओ और 3 लिखो, 3 मल्टीप्लाई में 3, तो ये जोड़ा लग के बाहर निकल जाता है। इसलिए हम √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों पार्टी में माइनस है इसलिए माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 3 आपका आ गया। इस तरह से आपकी सत्यता की जाँच हो गई। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सवाल आपका था कि x² - 3 इनके शून्य ज्ञात करना है। शून्य मतलब कि अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना था और इनके सत्यता की जांच करनी थी। हमने लिखा x² - 3, फिर हमने लिखा x² - 3 बराबर में 0, ठीक है, इसको 0 के बराबर कर दिए। उसके बाद में x², 3 यहाँ माइनस में बराबर के इस पक्ष में गया, तो ये देखो कोई भी चीज़ माइनस में रहता है तो बराबर के जब इस पक्ष में आता है तो प्लस में हो जाता है, तो +3 हो गया यहाँ पे। अब x बराबर में रूट में है और जब ये रूट में है तो इधर चला गया तो आपका हो गया √3। x² जब बराबर के इस पक्ष में आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो x बराबर में +√3 और x बराबर -√3 इसके 2 मान होते हैं। उसके बाद में देखो इसी x को हमने अल्फ़ा का मान दे दिया, तो यानी अल्फ़ा का मान +√3 आया और बीटा का मान दूसरा जो मान है वो -√3 आया। उसके बाद में हमने जांच किया, जांच में हमने पाया कि शून्यकों का जो फल है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -b बटे ए होता है, तो अल्फ़ा और बीटा का मान हमने यहाँ से यहाँ पे रख दिया, पुट कर दिया है, और -b का मान जो है चूँकि 0 है, देखो यहाँ पे a का मान है और c का मान है, b बीच में है ही नहीं है तो 0 लिख दिए। उसके बाद में इसको सोल्व कर दिया तो 0 बराबर 0 आया। ये एक सत्यता की जाँच होगी। दूसरा शून्यकों का गुणनफल निकाला हमने, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा मान और c बटे ए होता है, तो अल्फ़ा और बीटा का मान प्लस माइनस में लिखा है, रख दिया गया है। c का मान कितना है -3, तो -3 रखे। a का मान यानी कि x का गुणांक केवल 1 है तो 1 रख दिया गया। इसको भी सोल्व किया, भी बराबर आ गया, यानी सत्यता की जांच भी हो गई। अब इसको रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। मतलब इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि इस समीकरण यानी इस बहुपद के 4x² - 4x + 1 के शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करना है। इसका मतलब कि अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सवाल को हमने पहले से लिख दिया है यहाँ पर 4x² - 4x + 1। सवाल में कह रहा है कि इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 4x², और जोड़ने पर कितना आना चाहिए -2x, जोड़ने पर कितना आना चाहिए -2x। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो इसको अगर गुणनखंड इसका करें तो लिखेंगे -2x और -2x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। और अगर -2x मल्टीप्लाई कर दें -2x से तो कितना आ जाएगा 4x², क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4x² हो जाएगा, जोड़ने पर कितना आएगा -4x। तो इस तरह से हमने इसका फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 4x² - 2x, क्या लिखेंगे देखो 4x² - 2x, लिखेंगे -2x + 1, इस तरह से। अब दोनों में देखो गुणनखंड करने के बाद में दोनों में कॉमन क्या है उसको कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो x है और यहाँ पर भी x है और 2 यहाँ पर भी है तो 2 से भी भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, कॉमन यहाँ पर 2x हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2x बचा। चेक कर लेते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। 2x जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल 1 बचा, ठीक। उसके बाद में देखो माइनस का यहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें दोनों में केवल 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। चूँकि माइनस का मान लें इसलिए चिन्ह बदल जाएगा, और वैसे भी देखो माइनस -1 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस +1 आ जाएगा, चेक भी हो गया। उसके बाद में देखो जो कॉमन लिए हैं दोनों को
उसको एक कोष्टक में, देखो दोनों सेम है ना, तो इनको एक कोष्टक में लिखेंगे 2x माइनस का 1 यहाँ पे। उसके बाद में देखो जो कॉमन लिए उसको एक कोष्टक में लिखेंगे 2x माइनस का 1। ये हमने देखा कि दोनों समीकरण सेम है, यानी कि एक को इसको लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस का 1 बराबर में 0। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2x बराबर में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 जो है ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक, यानी कि अल्फ़ा का मान देखो ये गुणे में है इसलिए बराबर के इस पक्ष में है तो बटे में हो गया। इसका मतलब कि ये अल्फ़ा का मान आ गया। अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 1/2। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरे समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस का 1 बराबर में 0। लिखेंगे 2x बराबर में ये हो जाएगा 1 प्लस में, क्योंकि माइनस में तो इधर आया प्लस में। x बराबर में हो जाएगा 1/2, क्योंकि गुणे में तो इधर आया बटे में आया। और इसको हम लिख सकते हैं बीटा का मान। एक अल्फ़ा का मान हो गया और दूसरा बीटा का मान आ गया। इसमें क्या है कि अल्फ़ा बीटा का मान दोनों समान ही आया है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका मान होता है माइनस का b/a। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा का मान रखेंगे, अल्फ़ा का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस में बीटा का मान भी 1/2 है, तो बीटा का भी मान 1/2 रखेंगे। देखो दोनों का सेम है ना, तो अल्फ़ा का मान बीटा का मान बराबर में माइनस में b का मान। तो यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं। देखिए a का मान अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि देखो x का गुणांक जो है a का 4 है। b का मान निकालेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा -4, और c का मान निकालेंगे तो c का मान प्लस का 1 है तो 1 हो जाएगा। इस तरह से मान निकालेंगे। अब देखो माइनस लगाएंगे और बीटा का मान रखेंगे, तो बीटा का मान कितना है -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 बटा लगाएंगे। a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 4 है तो 4 रखेंगे। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और 1 प्लस में 1 ऐसे बराबर में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2/2 हो जाएगा बराबर में 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर में 1 आया। इसको सोल्व कर लिए। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर में c/a। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 बराबर में c का मान कितना है, तो c का मान 1 है, तो 1/a का मान कितना है 4 है, तो a का मान कितना रख देंगे 4। अब देखो 1/2 और 1/2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4। इस तरह से दोनों बराबर हो जाएंगे और इस तरह से इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए सवाल कह रहा था कि 4x² माइनस में 4x प्लस में 1 के शून्य ज्ञात करना है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना था। तो हमने इस सवाल का पहले फैक्टर किया, यानी गुणनखंड कर लिए। 4x² माइनस में 2x और माइनस में 2x प्लस में 1। देखो जोड़ने पर माइनस का 4x हो जाता है और गुणा करने पर 4x² हो जाता है। फिर हमने देखा कि दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लिए, तो 2x माइनस का 1 बचा। यहाँ पे देखिए माइनस का 1 कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन ले लिए, क्योंकि और कुछ कॉमन है नहीं। जो सेम था उसको एक ब्रैकेट में लिख दिए हैं, जो कॉमन लिए उसको एक ब्रैकेट में। उसके बाद में यहाँ पर बराबर 0 ले लिए हैं। इस समीकरण को थोड़ा सोल्व किए। देखो 2x माइनस में 1 है तो बराबर में 1 हो गया, यानी कि x बराबर में 1/2, यानी कि अल्फ़ा का मान 1/2 आया। सेम इसको भी ऐसे सोल्व किए तो बीटा का मान हो गया। उसके बाद हमने लिखा जांच में हमने क्या लिखा कि शून्यकों का जो योगफल है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस में b/a। अल्फ़ा का मान हमने रखा और बीटा का मान, b का मान और a का मान नहीं पता था तो हमने यहाँ से निकाले। देखो ये a होता है, ये b होता है, c होता है, आपको पता ही है। जो इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, ये लिखा है ना, ax² प्लस में bx और प्लस में c। ठीक है, ये व्यापक समीकरण होता है। तो इस तरह से इसका हमने मान निकाले a b c तीनों का। उसके बाद मैं रख के सोल्व किए तो यहाँ पर 1 आया, दोनों सत्यता की जांच हो गई। शून्य का गुणनफल निकाल लिए। गुणनफल में यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a होता है। अल्फ़ा का मान 1/2 है, बीटा का भी मान वही है। c का मान 4 है,
सी का मान जो यहाँ पर है मतलब 1 है और ए का मान जो है 4 है, यानी 1/4 1/4 दोनों बराबर हो गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।